है कि जो टीसीएस था वो उसको रोल बैक किया गया 20% जो किया गया था उससे 5% पर। ये एक इंटरेस्टिंग है, इस पर खैर बात करेंगे। मधु केला भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मधु जी गुड आफ्टरनून। कैसा रहा बजट? कुछ खास आया नहीं, शायद इंटरिम था इसके लिए, लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही आया। आपके फर्स्ट थॉट्स? मेरे हिसाब से तो काफ़ी खास है अनुज। ये क्या है कि ये इलेक्शन ईयर था, और इलेक्शन ईयर में भी अगर सरकार पॉपुलिस्ट नहीं है, और उन्होंने अगले साल का भी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दे दिया और जो 2026 का जो टारगेट है वो भी रीअफर्म कर दिया एट 4.5%। मेरे हिसाब से बाजार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है दैट और ये ऑल्सो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है पॉलिटिकल साइड में भी दैट इवन इलेक्शन ईयर में उनको पॉपुलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप देखिएगा जो पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है वो काफ़ी रीइंफोर्स हुआ है इस बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, हाउसिंग साइड में, पावर साइड में, काफ़ी रीइंफोर्समेंट है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है जो अभी नीलेश भाई भी बोल रहे थे, बिकॉज गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होगी तो इंटरेस्ट रेट्स डेफिनेटली सबड्यूडेड रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरोइंग करने का स्पेस मिलेगा बिकॉज गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम रीजनेबल है। सो ओवरऑल अनुज काफी बहुत अच्छा बजट है कंसीडरिंग कि ये एक इलेक्शन ईयर था। तो अब मार्केट का फोकस क्या होगा मधु यहाँ से, और आप पर्सनली यहाँ से कहाँ फोकस करेंगे बजट को देखते हुए? या अब अनुज आप अपने को मालूम है बजट का जो मार्केट के लिए रेलेवेंस है ये ईयर आफ्टर ईयर घटते जा रहा है, राइट। अभी मुझे नहीं लगता है कि बजट को लेके कोई मार्केट में वैसे भी एक्साइटमेंट रह गया है। हम यही चाहते हैं बजट को लेके कि टैक्स पॉलिसीज स्टेबल रहे और फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ स्टेबल रहे। तो वी आर बैक टू बेसिक्स, अपने स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स करना है एंड सेक्टर्स वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मास्यूटिकल है, हाउसिंग साइड के सेक्टर है और चुनिंदा फाइनेंशियल कंपनीज है। तो हम लोग तो यहीं पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मिड कैप में बड़ी गिरावट है इस समय। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% नीचे है। एडवांस डिक्लाइन भी अब काफ़ी ख़राब हो गया, ऑलमोस्ट 1:2 का एडवांस डिक्लाइन इस समय हो गया है। मधु, इस पे क्या मार्केट काफ़ी चल चुका है ब्रॉडर मार्केट में, क्या एक रिस्क है कि मिड कैप्स में करेक्शन आ सकती है? क्योंकि दूसरी तरफ पैसा लगातार आ रहा है मिड कैप्स में, तो एक तरीके की डायकॉटमी बन गई है कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं लेकिन पैसा बहुत आ रहा है मिड कैप्स में। अनुज, इस वक्त में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि लास्ट 3 साल में बहुत बड़े रिटर्न बने हैं ये स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में। तो मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा कि अब यहाँ से जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो 2 चीज़ें ज़रूर, एक तो आपकी अवधि लंबी होनी चाहिए बिकॉज आप ये जो एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो जो लास्ट 2 साल में हुआ, और आपको बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सेलेक्ट मार्केट में डेफिनेटली वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो पैसा बनाना और रिस्क रिवार्ड उतना अच्छा नहीं है जितना 2-3 साल पहले था। तो अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब आप मार्केट में कमिटमेंट कर रहे हो। जी मधु भाई, दो सेक्टर पे खास तौर पर मुझे आपकी राय चाहिए, एक रेलवे पर और एक जो ईवी सेगमेंट में कई सारी बातें उन्होंने कही है। एक तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा कह दिया जैसे कि एम्प्लॉयमेंट से जोड़ दिया उन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशंस को, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा एक सेक्टर बन सकता है। तो इन 2 सेक्टर पे आप फोकस करेंगे क्या? रेलवे में मेरे को पर्सनली लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स में, मैं पूरे रेलवे कंप्लीटली नहीं बोलूँगा, पर काफ़ी सारे वैल्यूएशन सेक्टर में मुझे अभी कंफर्ट नहीं है रेलवे स्टॉक्स में। एंड जहाँ तक ईवी की बात करें, ये तो अभी शुरुआत है मेरे भाई, ये तो सेक्टर रहेगा कम से कम 10-20 साल के लिए एंड इसमें ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड नहीं हैं, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम पे काफ़ी सारी कंपनियां इस स्पेस पे लिस्टेड होगी और सरकार का रुझान, इवन कंसीडरिंग जो अपन कई बार बात कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े चैलेंजेस हैं एंड ईवी एक ऐसा सेक्टर है जो
वो उस चैलेंजेस को कर्टेल करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर में फ्रॉम अ नेक्स्ट 10 ईयर परस्पेक्टिव। अभी अपॉर्चुनिटीज कम है, पर आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से काफ़ी सारी कंपनियां लिस्टेड होंगी जो ईवी स्पेस पे आएंगी। ओके, ईवी के अलावा भी मधु भाई ऑटोज में मोमेंटम बहुत शानदार रहा है। यहाँ पर अब क्या व्यू लिया जाए, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो? अनुज, मेरा कोई खास व्यू नहीं है यहाँ पे। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है ऑटो स्पेस पे। हम लोगों को काफ़ी ऑटो एंसिलरी कंपनीज पसंद है जो हमने काफ़ी समय से अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है। वो स्पेस कंटिन्यू टू बी अट्रैक्टिव रखता है। वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है जहाँ वैल्यूएशन रीजनेबल है और पैसा बनाने की जगह है। तो हमारा फोकस ऑटो से ज़्यादा ऑटो एंसिलरी सेक्टर में रहा है। एक स्पेस मधु भाई जहाँ आपने बहुत पैसा बनाया वो है PSU बैंक्स। मेरे ख्याल से आपने एकदम 2 साल पहले हमने बात की थी सबसे पहली बार इस पर। ये अब गिवन इस तरीके का जो हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, या जिस तरीके की हम अब आगे बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहे हैं, या जिस तरीके की ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और जो वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ दें तो क्या अभी भी यहाँ से PSU बैंकों में पैसा बनेगा? अनुज भाई, डेफिनेटली बनेगा मुझे लगता है। मैं अब 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो ये बैंकों का जो सबसे बड़ी बात क्या थी पब्लिक सेक्टर बैंक में, एसेट क्वालिटी का इशू था, राइट। अभी आपने देखा कि एसेट क्वालिटी तो 85-90% प्रोविजन कवरेज हो चुका है काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो वो कोई अभी इशू रहा नहीं। सेकंड, अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस भी देखेंगे ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वर्सेस द प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्लियरली ये आउटशाइन कर रहे हैं इवन इन द लास्ट 3 इयर्स। तीसरा, अभी भी अगर मैं 2 साल का व्यू लूँ तो काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक 5 और 6 PE में अवेलेबल है। अगर मैं दूसरा देखूँ PSU बास्केट, तो कितनी सारी PSU कंपनीज ही 30-40-50 PE पे चली गई है। तो मुझे तो एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर मुझे समझ नहीं पड़ रहा है कि या तो ये 5 या 6 PE गलत है या वो 30 से 40-50 PE गलत है। मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर डेफिनेटली इतना गैप नहीं हो सकता है। तो मैं तो काफ़ी सर्टन हूं कि यहां से भी अभी पब्लिक सेक्टर बैंक में सेलेक्टिवली पैसा कमाने को है। मधु भाई, डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी फोकस सरकार कर रही है, तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए क्या? अब भाई साहब, आपको ना बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये सेक्टर एज ए होल अपन नहीं बात कर सकते, बिकॉज अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे ना वन स्टॉक वर्सेस दी अदर, इसमें काफ़ी वाइड गैप होता है। तो ये बेसिकली बॉटम अप रिसर्च का काम है। सरकार की पॉलिसी डेफिनेटली इसमें फेवरेबल है, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा सेक्टर लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन डिस्परेशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आप फोकस करें कंपनी में रादर देन और द ओवरऑल सेक्टर। तो सेक्टर में तो टेलविंड है ही है, पर जो कौन सी कंपनी आप लेंगे वो डिटरमिन करेगी कि आप कितना पैसा इस सेक्टर में बनाएंगे। ऑलराइट, मधु, बहुत बहुत